हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। हमारे टॉपिक की शुरुआत करने से पहले हम लोग मोटिवेशनल कोट को देखेंगे। तो आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, विश्वास एक ऐसी शक्ति है जिससे उजड़ी दुनिया में फिर से प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जिससे उजड़ी दुनिया में फिर से प्रकाश लाया जा सकता है। खुद पर भरोसा रखिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। खुद पर भरोसा रखिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। तो फ्रेंड्स, आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बहुत बार आप क्या करते हो कि दूसरों से पूछते हो कि क्या ये काम मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो यही सवाल आप अपने आप से करिए कि क्या ये काम मैं कर पाऊंगा। जब आपको अंतरात्मा से यस का जवाब मिले तो समझ लेना कि वो काम आप कर सकते हो। तो अपने ऊपर भरोसा होना जरूरी है, अपने ऊपर आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और विश्वास जो है वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है जिससे हम लोग इस दुनिया में हम लोग जो भी खो चुके हैं उसको वापस क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हमारा टॉपिक चल रहा था बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की सामान्य जानकारी। और उसमें हमारा जो पिछला वाला टॉपिक था उसमें हम पढ़ते थे एलिमेंट, तत्व के बारे में। और मैंने आपको बताया कि तत्व जो है ये धन आयन के रूप में भी पाया जाता है, केटायन के रूप में भी पाया जाता है और ऋणायन या केटायन के एनायन के रूप में भी पाया जाता है। और फिर जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था वो थी उनकी त्रिज्या। और त्रिज्या का जो क्रम है वो किस प्रकार से आपको व्यवस्थित करना है, वो उसका उदाहरण भी मैंने आपको देकर बताया था कि सबसे ज्यादा त्रिज्या होती है ऋणायन की और फिर होती है उदासीन परमाणु की, और सबसे कम त्रिज्या होती है वो होती है धनायन की। और धनायन में भी जिसके ऊपर जितना ज्यादा धनात्मक चार्ज होगा उसकी त्रिज्या उतनी ही क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग कुछ ऐसी परिभाषाएं देखेंगे जो जनरली एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हम पढ़ेंगे समस्थानिक, समबारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं और उन्हीं की हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो हमारी हेडिंग हम लोग लिख सकते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु लिख सकते हैं हम लोग, परिभाषा भी लिख सकते हैं। इसमें सबसे पहले है हमारा समस्थानिक। आइसोटोप या आइसोटोप्स बोल सकते हैं इनको हम लोग। आपको समझना है, साइंस कतई रटने का विषय नहीं है। इसको आप समझते चलोगे तो आपको इसको बार बार हिस्ट्री की तरह याद नहीं करना पड़ता है। एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो फिर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसका आसानी से जवाब दे सकते हो। तो अब समस्थानिक क्या होते हैं, इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि हम लोगों ने पिछले वाले टॉपिक्स में बार बार हम पढ़े थे परमाणु, हम बात कर रहे थे एलिमेंट के बारे में। तो हम लोग क्या बोले थे, उसका परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु भार होता है। और जो वर्तमान समय में आवर्त सारणी है या फिर तत्वों को जो क्रम जिस क्रम में जमा रखा है उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में जमा रखा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो सेम उनके परमाणु क्रमांक होते हैं लेकिन उनके भार जो है वो अलग अलग पाए जाने के कारण क्या हुए, इनके समस्थानिक बन गए। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम समस्थानिक की परिभाषा देंगे तो क्या बोलेंगे कि एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो और उनकी द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। अब आपको शब्दों पे ध्यान देना है। मैंने बोला एक ही तत्व, तो जब एक ही तत्व के दो परमाणु होंगे तो एक तत्व होगा। तो हमें पता है कि तत्व क्या होता है, शुद्धतम पदार्थ होता है, उसमें सभी प्रकार के परमाणु एक जैसे होते हैं, यानी कि सारे के सारे परमाणु एक जैसे होंगे तो उनके परमाणु क्रमांक समान होंगे। लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या, जो हम लोग जब तत्व का प्रदर्शन किया था तो हमने लिखा था ZXA, तो जेड की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी लेकिन ए की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। और मैं आगे उदाहरण बताऊंगी, उसके माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो परिभाषा लिख देते हैं हम इसकी,
एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर, देखो हमने यहाँ पर तत्व को प्रदर्शित किया था, मैं इसको यहाँ पर वापस लिख देती हूँ ZXA। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक का मतलब Z क्या होगा, समान होगा, परमाणु क्रमांक समान, परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या A का मान अलग अलग हो, तो इन्हें हम लोग क्या बोल देंगे, समस्थानिक बोल देंगे, आइसोटोप बोल देंगे। अब अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि जब आप परिभाषा बोल रहे हो तो इतना लिखने में टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है। तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्कूल के बच्चे भी होते हैं, उनके लिए भी ये यूजफुल है, और जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी यूजफुल है। तो जब स्कूल का बच्चा इसको पढ़ेगा तो उसको ये पता होना चाहिए कि यदि हमें इसकी डेफिनेशन पूछ ली तो हमें किस प्रकार से उसको व्यवस्थित रूप से लिखना है। और राइटिंग का आपको पता है कि जब डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है तो उसमें बहुत बड़ा रोल होता है, इसीलिए भी। और हम देखते हैं कि जब RS मेंस का होता है तो उसमें भी हम जितना अच्छी तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं उतना ही उसके क्या होते हैं, अच्छे मार्क्स होते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर मतलब इस तरीके से व्यवस्थित रूप से लिखने की कोशिश करती हूँ। तो जिसका ऑब्जेक्टिव है वो चाहे तो स्पीड को ज्यादा करके भी देख सकता है। तो इसके आगे पढ़ते हैं। तो आई थिंक आपको समस्थानिक समझ में आ गया होगा। अब हम इसके उदाहरण की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं उदाहरण लिखूंगी जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे एक उदाहरण लिखती हूँ मैं यहाँ पर 6C12 और एक मैंने लिखा 6C14। अब यहाँ पर आपको इन दोनों के अंदर दिखाई दे रहा होगा कि 6 क्या है, परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या एक ही जगह मैंने लिखा यहाँ पर 12 और यहाँ पर लिखा 14, तो दोनों क्या है, अलग अलग हैं। तो ये क्या है, कार्बन के समस्थानिक हैं। इसी तरीके से मैं और उदाहरण बता देती हूँ, जैसे 8O16, 8O17, 8O18। ये O आपको पता है, मैंने बताया था ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर इनके परमाणु क्रमांक सबके सब क्या है, एक जैसे हैं, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या देखो, इसकी 16 है, इसकी 17 है, इसकी 18 है। इसमें मैं आपको उस वाले पे गोला कर देती हूँ जो सबसे ज्यादा हम लोग जिसके बारे में यूज करेंगे। तो जब हम कभी कार्बन की बात करेंगे तो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, कार्बन 12 की बात करेंगे। इसी तरीके से ऑक्सीजन में जब भी हम लोग बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जो इसका परमाणु द्रव्यमान संख्या जो है वो 16 है, उसकी हम लोग बात करेंगे। इसी तरीके से मैं अगर एक और उदाहरण लिखूं, जैसे एक 17 पर होता है क्लोरीन 35, इसी तरीके से 17Cl37, ये क्या है, क्लोरीन के समस्थानिक हैं। और इसमें भी हम लोग जो जिसका यूज आगे के क्वेश्चंस को सोल्व करने में लेंगे वो हम लोग लेंगे 35 वाला लेंगे। तो ये तो थे इसके उदाहरण। अब सबसे ज्यादा जो आइसोटोप के उदाहरण है मैं उसकी बात करूं तो जहां से हर बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है वो है हाइड्रोजन के समस्थानिक। और हाइड्रोजन के समस्थानिक जो है वो 3 होते हैं, जिसमें पहला है 1H1, एक है 1H2, तीसरा है 1H3। ये है हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन के आइसोटोप। अब यहाँ पर इनके नाम भी हैं, इनमें कितने न्यूट्रॉन्स होंगे वो भी बार बार पूछा जाता है। तो कंसेप्ट वही है जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, लेकिन क्योंकि ये समस्थानिक है, इनके नाम अलग अलग हैं और इनके गुणधर्म अलग अलग हैं, तो वहां से क्वेश्चन पूछा जाना बहुत ज्यादा मतलब संभावना है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम लोग 1H1 की बात करें तो इसका नाम है प्रोटियम। प्रोटियम। और यहाँ पर 1H2 का नाम है ड्यूटेरियम।
और 1s3 का नाम है ट्राइटियम। तो ये तो इनके क्या हो गए, नाम हो गए। 1h1 प्रोटियम, 1s2 ड्यूटेरियम, 1s3 ट्राइटियम। अब यहाँ पर ये तो बिल्कुल साधारण है प्रोटियम, इसके बारे में जनरली हम लोग बात नहीं करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं भारी जल। ड्यूटेरियम को हम क्या लोग बोलते हैं, भारी जल बोलते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि इसका नाम ड्यूटेरियम है और सामान्य जल को हम H2O से लिखते हैं, इसीलिए हम इसको क्या लिखते हैं, भारी जल को D2O से लिखते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोला जाता है इसको। और यदि हम लोग बात करें ट्राइटियम की, तो हाइड्रोजन का ऐसा समस्थानिक है जो क्या है, रेडियो सक्रिय है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के कौन से समस्थानिक में रेडियो सक्रियता के गुण पाए जाते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, ट्राइटियम हो जाएगा, 1s3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा रेडियो सक्रिय समस्थानिक हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे इनमें प्रोटॉन्स पूछ ले, न्यूट्रॉन्स पूछ ले, द्रव्यमान संख्या पूछ ले तो सिंपल है। परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन या फिर द्रव्यमान संख्या पूछेंगे तो आप सीधे बता दोगे। देखो सब में क्या है, 1 1 है, यानी कि सबके परमाणु क्रमांक है, इनमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 1 1 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्योंकि ये उदासीन है तो सब में कितनी होगी, 1 1 ही होगी, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। और हमने आइसोटोप में यही बोला है कि परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। तो द्रव्यमान संख्या इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है। तो द्रव्यमान संख्या अगर 1h1 की पूछे तो 1 हो जाएगी, इसकी पूछे ड्यूटेरियम की तो 2 हो जाएगी, और इसकी पूछा जाएगा तो 3 हो जाएगी। इसमें पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन्स की संख्या। अब न्यूट्रॉन सिंपल है, मैंने आपको बताया कि आपको अगर कोई भी एलिमेंट दे रखा है तो आपको बड़े वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या जो दिख रही है माइनस करना है, और जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन्स की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आपको पता ही है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हमारे पास जैसे कोई तत्व है ZX है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें ये वाली बड़ी संख्या होती है, ये वाली छोटी होती है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, A - Z, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो 1 - 1 0, यहाँ पर यदि हम लोग बात करें 2 - 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन्स 1 हो जाएगा। यहाँ पर 3 - 1, तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन का ऐसा कौन सा समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, प्रोटियम हो जाएगा। या फिर आपसे ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या 2 पाई जाती है, तो ड्यूटेरियम हो जाएगा, सॉरी 1 पाई जाती है वो ड्यूटेरियम हो जाएगा, और जिसमें 2 पाई जाती है वो कौन सा हो जाएगा, ट्राइटियम हो जाएगा। तो जो मैंने आपको 4 टर्मिनोलॉजी बताई थी उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइसोटोप है। इसके अलावा जो हमारी टर्मिनोलॉजी है मैं आपको उसको भी बताती हूँ। तो सेकंड है समभारिक, आइसोबार्स। फिर तीसरा है सम न्यूट्रॉनिक आइसोन्यूट्रॉनिक, और लास्ट हम पढ़ेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है और पूछे भी गए हैं बहुत सारे एग्जाम्स में। तो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रिक। तो इस पेज पर हमारा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरे का। अब हम लोग आगे देखेंगे समभारी क्या होते हैं, सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, और सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग समभारिक के बारे में, आइसोबार्स। देखो नाम से पता चल रहा है समभारिक, और बार का मतलब यहाँ पर द्रव्यमान संख्या से है। तो अब यहाँ पर हम इसकी परिभाषा ऐसे देंगे कि अलग अलग तत्व के परमाणु
जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान हो। वहां पर तो हम क्या बोले थे समस्थानिक में कि परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग, और इसमें उसका उल्टा है। अलग अलग तत्व के परमाणु होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि उनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे, और क्योंकि इनके बहुत सारे समस्थानिक होते हैं तो इनके भार क्या हो, एक समान हो, तो उनको हम क्या बोल देंगे, समभारिक बोल देंगे। तो पहले हम लोग इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनका या जिनके परमाणु क्रमांक यानी कि Z अलग अलग लेकिन द्रव्यमान संख्या यानी कि A हो जाएगा, और द्रव्यमान संख्या समान, या इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं द्रव्यमान संख्या को, समान को। अब डेफिनेशन को आपको अगर घुमा के पूछे तो वो ऐसे भी पूछ सकता है कि जिसमें परमाणु क्रमांक अलग अलग लेकिन प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या का योग समान हो, क्योंकि द्रव्यमान संख्या होती किसके बराबर है, नाभिक में उपस्थित टोटल प्रोटॉन्स प्लस टोटल न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, द्रव्यमान संख्या के बराबर होते हैं। इसीलिए द्रव्यमान संख्या समान का मतलब हम लोग ये भी लिख सकते हैं न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन की संख्या का योग समान हो। तो यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख देती हूं, या प्रोटॉन्स व न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स व न्यूट्रॉन्स की संख्या का योग समान हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समभारिक बोल देते हैं, समभारिक कहलाते हैं। अब यहां पर मैं आपको उदाहरण से बता देती हूं ताकि आपको चित्र दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। यदि मैं बात करूं तो अभी जैसा कि मैंने जो उदाहरण लिखे थे उसी की बात करूं तो 6C और इसका एक समस्थानिक होता है 14। इसी तरीके से मैं एक दूसरा तत्व का परमाणु लिखूं 7N14, तो यहाँ पर देखो इनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं, द्रव्यमान संख्या समान है, तो ये क्या होंगे, आपस में समभारिक होंगे। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब अपना नेक्स्ट है सम न्यूट्रॉनिक। तो नाम से पता चल रहा है कि अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या हो, समान हो, यानी कि जब हम A में से Z माइनस करें तो उनमें जो न्यूट्रॉन्स की संख्या आए वो जब दोनों के अंदर समान हो तब हम उसको क्या बोल देते हैं, सम न्यूट्रॉनिक बोल देंगे। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे इसे, अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें द्रव्यमान संख्या A व परमाणु क्रमांक Z का अंतर समान हो, और इसी का मतलब क्या है, न्यूट्रॉन्स की संख्या समान हो, अर्थात न्यूट्रॉन्स की संख्या समान हो
सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। अब मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। जैसे आपको उदाहरण याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके वहां पर ऑप्शंस में दिए हुए होंगे। आपको डायरेक्टली क्या करना है, उसको सॉल्व करके देखना है कि किसमें जो है वो न्यूट्रॉन्स क्या आएंगे, समान आएंगे। तो यहाँ पर जैसे उदाहरण की बात करें तो जैसे मैं यहाँ पर लिखूं 6C14, इसी तरीके से मैं लिखूं क्योंकि कार्बन का 14 वाला समस्थानिक पाया जाता है हमें पता है, और इसी तरीके से 8 और 16। तो देखो यहाँ पर मैं यदि 14 - 6 करूंगी तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी 16 - 8 करेंगे तो न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। तो दोनों में न्यूट्रॉन्स क्या है, समान है, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, और यहाँ से जनरली जेट में जो है वो क्वेश्चन जरूर बनता है। अब सम इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ऐसे तत्व, परमाणु या आयंस जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोल देते हैं या कहलाते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल्स से आप इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी परिभाषा कभी नहीं पूछी जाती है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फिर भी, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ऐसे परमाणु या आयंस, मतलब परमाणु है, अणु, यौगिक, आयंस कुछ भी हो सकता है। ऐसे परमाणु या आयंस जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोल देते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको उदाहरण से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वही उदाहरण लूंगी जो मैंने आपको कल त्रिज्या का क्रम बताया था। तो यहाँ पर जैसे मैं लिख देती हूँ Na+, इसी तरीके से जैसे लिख दिया मैंने Na+, यहाँ पर लिख दिया एल्यूमिनियम +3, इसी तरीके से मैंने लिख दिया नियोन, इसी तरीके से O-2 और F-1 हो जाएगा, इसी तरीके से Mg+2 हो जाएगा, और यहाँ पर N-3। ये मैंने सारे के सारे यहाँ पर परमाणु भी है, एलिमेंट को मैंने सिर्फ उदासीन फॉर्म में भी दर्शाया है, धन आयन के रूप में भी एलिमेंट को दर्शाया है, और ऋण आयन के रूप में भी मैंने यहाँ पर दर्शाया है। अब मैंने आपको 1 से 20 तक के परमाणु क्रमांक, उनके नाम और उनके सिंबल बताए थे। तो आपको क्रम वाइज अगर वो याद होंगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ही लिखी है, लेकिन आपको वहां पर अलग अलग परमाणु या फिर आयंस या फिर यौगिक दिए हुए होंगे, तो वहां पर आपको खुद को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कैसे निकालना है वो बता देती हूँ। देखो यहाँ पर आपको पहले परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि सोडियम कितने नंबर पर होता है, 11 नंबर पर होता है। एल्यूमिनियम कितने नंबर पर होता है, 13 पर होता है। नियोन कितने पर होता है, 10 पर होता है। ऑक्सीजन कितने पर होता है, 8 पर होता है। फ्लोरीन कितने पर होता है, 9 पर होता है। मैग्नीशियम कितने पर होता है, 12 पर होता है। और नाइट्रोजन कितने पर होता है, 7 पर होता है। तो इसका मतलब यह है कि जब हम उदासीन परमाणु की बात करेंगे तब तो इसमें जो इनके परमाणु क्रमांक है, मतलब जितने प्रोटॉन्स है उतने क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो इसमें देखो 11 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इसके ऊपर एक क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया है। तो 11 - 1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 11 - 1, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर बात करें 13 और यहाँ पर +3 का मतलब यह है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ 13 - 3, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। यहाँ पर मैं बात करूँ, देखो ये तो क्या है, उदासीन परमाणु है, इसने ना तो कहीं से लिया है ना ही कहीं किसी को दिया है, तो ये उदासीन है। तो जिसने इसमें प्रोटॉन है, इसका परमाणु क्रमांक है, उतने ही इसमें क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसमें 10 के 10 ही रहेंगे, तो ये हो जाएगा 10। अब यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो 8 इसके पास
मूल अवस्था में होते हैं। -2 का मतलब क्या है, इसने 2 कहीं और कहीं मतलब किसी और से ले लिए हैं तो +2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 8 + 2, तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर बात करें तो मूल अवस्था में 9 है, -1 का मतलब एक इसने लिया है तो 9 + 1, तो इसके पास भी कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। यहाँ पर बात करें तो 12 इसके मूल अवस्था में होते हैं, सॉरी यहाँ पर Mg+2 होता है। मूल अवस्था में इसके पास 12 होते हैं, 2 इसने डोनेट कर दिए तो 2 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर इसके पास भी कितने बच जाएंगे, 10। और यहाँ पर देखो नाइट्रोजन के पास मूल अवस्था में 7 होते हैं, लेकिन ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कैपेसिटी रखता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 7 + 3, तो कितने आ जाएगा, इसका आंसर 10 आ जाएगा। तो आपको सिंपल सा है, आपको 1 से 20 तक के परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, मुंह पे याद होना चाहिए। फिर आपको पता है कि जो उसका परमाणु क्रमांक होगा उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, और जब ये परमाणु उदासीन है तब इसमें जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही न्यूट्रॉन्स होंगे। फिर आपको क्या करना है, अगर प्लस लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या इसकी क्या है, कमी है, तो जितना प्लस लगा हुआ है उतना माइनस कर देना है। और इस तरीके से यदि उसके ऊपर माइनस चार्ज लगा हुआ है, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, तो उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, इस प्रकार से। तो ये सारी की सारी क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो ये थी आज की हमारी टर्मिनोलॉजी। तो आई थिंक आपके कंसेप्ट जो हैं इनसे रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे। और अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि किस आयन पर या किस तत्व पर +1 आता है, +2 आता है, +3 आता है, और किसके ऊपर -1, -2, -3 आता है। तो इसके जो मैं ये कह सकती हूँ कि इसके जो भी मतलब नोट्स वगैरह हैं, उसकी जो पेजेस हैं, उनकी फोटो जो है वो मैं इसी वीडियो के साथ ऐड कर दूंगी। तो वो आपको वहां से आप उसको बार बार देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किसके ऊपर +1, +2, +3 आता है। साइंस वाले बच्चों को रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता होता है कि किसके ऊपर कितना चार्ज आएगा और वो क्यों आता है, ये भी पता होता है। लेकिन जो जिसके ओनली जनरल साइंस है और जिनका सब्जेक्ट साइंस नहीं है, उनके लिए वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और उनको पता होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फ्रेंड्स।